नमस्कार, आशीष शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले 3 क्लास आ चुकी है और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास नंबर 4। तो देखिए, क्लास नंबर 4 का टाइटल है मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ जेई लेवल्स। तो आज हम मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि जेई लेवल को टच करेंगे। इतना क्लियर है? तो देखिए, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला है नंबर 1, मोलर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज है मोलर कंडक्टेंस। तो आज का टॉपिक है मोलर कंडक्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। M4 है यहां पर मोलरिटी। तो देखिए, मोलर कंडक्टेंस की अगर हम बात करें मोलर कंडक्टेंस की, तो इसका फॉर्मूला यहां पर होता है लैम्डा एम, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन कैपिटल एम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। अब देखिए, यहां पर जो एम है, ये तो होता है मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी। ये तो होता है मोलरिटी, या इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। आई बात समझ में? और यहां पर के है, इसके बारे में आप जान चुके पहले। के को हम क्या बोलते हैं? के है यहां पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इतना क्लियर है? और इसकी जो यूनिट होती है वो किसमें होती है? हम जान चुके हैं इसकी जो यूनिट है वो किसमें होती है। इसकी यूनिट होती है साइमन गुणा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट कितनी होती है? इसकी यूनिट होती है यहां पर मोल पर लीटर। ठीक है, तो अगर देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें मोलर कंडक्टेंस की, तो बताइए क्या आएगी? इसकी डेफिनेशन आएगी कंडक्टेंस ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। मतलब मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्यूशन के अंदर जितनी कंडक्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। इतना क्लियर है? तो देखिए, अगर हम बात करें यूनिट की, अगर हम बात करें, आवाज क्लियर है? आ रही है सबको? अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम बात करें यूनिट की, नोट 1 है, पहला नोट है यूनिट ऑफ लैम्डा एम। तो देखिए, के स्पेसिफिक कंडक्टेंस, K4 क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट हम जानते हैं कि क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और बाकी जो अपना मोल है, इस मोल की क्या, मोलरिटी है, मोलर कंसंट्रेशन। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लीटर की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो बताइए यहां पर क्या बन जाएगा? जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? फिर ये साइमन गुणा सेंटीमीटर इनवर्स गुणा सेंटीमीटर क्यूब गुणा मोल इनवर्स।
तो देखिए यहां पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या बच जाएगा फिर यहाँ पे, तो देखेंगे हम यहाँ क्या बच जाएगा, साइमन गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा मोल इनवर्स। तो एक तो इसकी यूनिट बन गई साइमन गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर 2 है, पहला तो यूनिट हो गया हमारा, नोट नंबर 2 है, अगर मैं बात करूं कि मोलर कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, अगर मान लीजिए हम यहां पर डाइल्यूशन इंक्रीज करें, इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेज, डाइल्यूशन इंक्रीजेज, अगर मान लीजिए डाइल्यूशन मैं इंक्रीज करता हूं, और जब डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूं तो आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कंसंट्रेशन हो रही है डिक्रीज। तो डाइल्यूशन इंक्रीज का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज। ठीक है, तो देखो जब भी हम करते हैं डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या कंडक्टेंस डिक्रीज करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलरिटी कम हो जाएगी, जब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी कम। आई बात समझ में, जब पानी मिलाकर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे या कंसंट्रेशन करेंगे तो जो एम है ये हो जाएगा कम, और जब एम कम हो जाएगा मोलरिटी कम हो जाएगी। तो देखिए एम अगर कम होगा तो ये लैम्डा एम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो देखो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, लैम्डा एम जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। आए बात समझ में, क्योंकि देखो हम क्या जानते हैं, यहां पर सीधा दिख रहा है आपको, अगर मान लीजिए यहां पर एम कम होगा, अगर एम यहां पर कम होगा तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहां पर नंबर 2 है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एन से। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहां पर, सबसे पहले मैं बात करता हूं डेफिनेशन की। तो देखो मोलर कंडक्टेंस 1 मोल के लिए था, जबकि ये क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट के लिए। तो देखो द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट, one equivalent electrolytes in solution is known as lambda n या equivalent conductivity। तो देखो मैं अगर बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो देखो लैम्डा एन यहां पर क्या होता है, लैम्डा एन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एन। अब देखो यहां पर जो एन है, के तो पता है सबको, के का मालूम है, पहले बताया था मैंने आपको अभी के यहां पर क्या है, के यहां पर सब जानते हैं क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। के यहां पर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसकी यूनिट सब जानते हैं क्या होती है, साइमन गुणा सेंटीमीटर इनवर्स। और यहां पर जो एन है, मोलर कंडक्टिविटी में तो एम था मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन, जबकि N4 यहां पर क्या है, N4 है नॉर्मलिटी। सॉल्यूशन में पढ़ते हो आप नॉर्मलिटी मोलरिटी, या इसको बोलते हैं नॉर्मल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इसके, सबसे पहले केस पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहला केस है हमारा नंबर 1, इसका यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसका यूनिट क्या होगा। तो के का यूनिट क्या होता है सबको पता है, अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ लैम्डा एन,
तो के की जो के हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसकी यूनिट सबको पता है कितना होता है, साइमन गुना सेंटीमीटर इनवर्स। और एन की यूनिट क्या होगी, एन की यूनिट क्या होती है सबको पता है, मोल अपॉन सॉरी इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। और जब ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, यहां पर ऊपर जाने के बाद में ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, ऊपर जाने के बाद में क्या बन जाएगा, साइमन गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा इक्विवेलेंट इनवर्स। इतना क्लियर है, यूनिट सबको क्लियर है। अब देखिए सेम हम इसमें बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर दो है इसमें नोट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो देखो जब हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, अगर मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करूंगा मैं, और डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब पता है आपको क्या होता है, अभी बताया था मैंने, कंसंट्रेशन डिक्रीज। कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन में कर रहा हूं डिक्रीज, ठीक है। तो जब डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा मैं तो आपको पता है कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और एन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, यहां पर नॉर्मेलिटी जो है, नॉर्मेलिटी वो हो जाएगी डिक्रीज। डायलेशन बढ़ाने पर नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब नॉर्मेलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो आप अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मेलिटी डिक्रीज होने पर लैम्डा एन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो लैम्डा एन यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि हम यहां पर क्या देख रहे हैं, इनमें कौन सा रिलेशन है, यहां पर भी कौन सा रिलेशन है, एन और लैम्डा एन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। एन कम होगा तो लैम्डा एन इंक्रीज होगा। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, सॉरी नंबर 2 है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहां पर रिलेशन इन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम एंड लैम्डा एन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो हमारे पास में दोनों इक्वेशन हम जानते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है और लैम्डा एन इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं लैम्डा एम क्या था हमारे पास में। अगर मैं बात करूं लैम्डा एन की तो लैम्डा एम की, तो लैम्डा एम क्या था हमारे पास में, के गुणा 1000 अपॉन एम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और लैम्डा एन क्या था मेरे पास में, लैम्डा एन आया था मेरे पास में के गुणा 1000 अपॉन कैपिटल एन, इक्वेशन नंबर 2। अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो यहां पर क्या आएगा बताइए, इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यह कहेगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एन इज इक्वल टू, के से के गया, 1000 से 1000 गया, और क्या बच जाएगा फिर, यहां बच जाएगा अपने पास में एन अपॉन एम, ठीक है। तो पहला रिलेशन तो ये आएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एन बराबर एन अपॉन एम। अब देखिए सॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं, आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो एक बार रिकॉल कराता हूं आपको। सॉल्यूशन में आप क्या पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में आप पढ़ते हैं कि जो नॉर्मेलिटी है, सॉल्यूशन में आप क्या देखते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये बराबर होता है एन फैक्टर गुणा मोलरिटी। यही पढ़ते हैं आप, एन बराबर क्या पढ़ते हैं, एन फैक्टर गुणा मोलरिटी, यही पढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए ये रिलेशन मैं यहां पुट कर दूं तो बताइए क्या आ जाएगा हमारे पास में, अगेन क्या आ जाएगा अपने पास में, तो लैम्डा एम
अपॉन लैम्डा एन, एन बराबर रख दो एन फैक्टर गुणा एम, यहां पर क्या आ जाएगा एन फैक्टर गुणा एम अपॉन एम, और एम से जब एम कट जाएगा, एम से जब एम कट जाएगा, यहां पर एम से जब एम कट जाएगा तो बताइए क्या आ जाएगा फिर, तो यहां पर क्या आएगा देखो ध्यान से, यहां पर आ जाएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एन बराबर एन फैक्टर, यहां पर क्या आ जाएगा एन फैक्टर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर यहां पर लैम्डा एम बराबर आ जाएगा हमारे पास में एन फैक्टर गुणा लैम्डा एन। तो देखिए हमारे पास में क्या रिलेशन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया हमारे पास में, और इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, ठीक है। तो ये रिलेशन क्लियर है सबको, ये रिलेशन सबको क्लियर है, इस पे बेस आपको नीट या जेई मेंस और जेई एडवांस पे क्वेश्चन मिलते हैं, इस पे बेस भी मिल सकता है, ठीक है, और इस पे बेस भी आपको मिल सकता है। इतना क्लियर है, ये हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन में। अब देखिए यहां पर मेन बात क्या आती है, यहां पर अगर मैं बात करूं, सॉरी, यहां पर जो एन फैक्टर है, देखो सुनिए मेरी बात, यहां पर जो एन फैक्टर है वो एन फैक्टर में एक्चुअल में होता क्या है, एन फैक्टर के बारे में आप पढ़ते हैं सॉल्यूशन में, फिर भी एक बार मैं आपको यहां रिवाइज करवाता हूं एन फैक्टर, अबाउट एन फैक्टर। तो देखिए एन फैक्टर की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं यहां पर, तो देखिए यहां पर क्या होता है, अगर मैं मान लो यहां पे लेता हूं साल्ट, यहां मैं ले रहा हूं साल्ट, यहां मैं लेता हूं आपके सॉल्ट, ठीक है, 2-3 सॉल्ट के अंदर आपको मैं एन फैक्टर कैलकुलेट करना बताऊंगा, ठीक है। ये तो है हमारा सॉल्ट, और यहां पर आएगा एन फैक्टर, यहां पर आएगा एन फैक्टर, सॉरी, यहां पर आएगा एन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहला नंबर 1 सॉल्ट है मेरे पास में यहां पर NaCl, NaCl। तो देखो NaCl को अगर मैं तोड़ू, यहां पर NaCl को तोड़ू तो क्या बनेगा बताइए, यहां बनेगा Na प्लस, और दूसरा क्या है यहां पर Cl माइनस, Na प्लस है और दूसरा क्या है यहां पर Cl माइनस। थोड़ा सा पैनल हैंग हो रहा है, अभी आ जाएगा लिखा हुआ। तो देखिए यहां पर एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल 1 है, निगेटिव चार्ज कितना है, ये भी 1 है, तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या फिर टोटल निगेटिव काउंट कर लो। तो यहां पर कितना होगा फैक्टर, पॉजिटिव भी 1 है, निगेटिव भी 1 है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, एन फैक्टर आ जाएगा 1, कितना आएगा 1। नेक्स्ट है नंबर 2 Al2SO4, नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉरी Na2SO4, नेक्स्ट एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो देखिए सोडियम सल्फेट की मैं बात करूं तो यहां पर 2 Na प्लस है, दो Na प्लस आयन है, और एक यहां पर क्या है, एक यहां पर है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो देखिए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक Na पर +1 है, तो 2 पे कितना हो जाएगा 2 + 2, और सल्फेट पे कितना चार्ज है, इस पे भी कितना है 2 -2। तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो या फिर टोटल निगेटिव चार्ज काउंट कर लो, वही क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहां पर जाएगा 2। नेक्स्ट है नंबर 2, नेक्स्ट एग्जांपल है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो देखो इसमें कौन कौन सा आयन है, तो वो 2 तो एल्यूमिनियम प्लस आयन है, सॉरी एल्यूमिनियम +3, और एक कौन, सॉरी 3 कितने हैं इसमें, 3 इसमें आयन है सल्फेट आयन, 3 इसमें कौन से हैं सल्फेट आयन। तो एक एल्यूमिनियम +3, सॉरी एक एल्यूमिनियम आयन पर कितना है +3, 2 पे कितना हो जाएगा 6, तो +6, या तो पॉजिटिव काउंट कर लो या फिर निगेटिव। देखो एक सल्फेट पे कितना होता है -2, 3 पे कितना हो जाएगा 3 × 6, तो ये भी 6 ये भी 6, कोई सा भी काउंट कर लो, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा
Al2SO4 का होल थ्राइस या एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना हो जाएगा 6, एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहां पर 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो K4FeCN6, नेक्स्ट है K4FeCN6, K4FeCN6, इसमें देखिए K प्लस में टूटता है, कितने हैं 4 पॉजिटिव, ठीक है, धरायन कितने हैं यहाँ पे 4, या टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 4, नेगेटिव चार्ज भी कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फैक्टर, तो बताइए यहाँ पर 4 तो K प्लस है और एक यहाँ पर कौन सा आयन है FeCN6 और -4, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, अगला एग्जांपल लेता हूं मैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका जब आप काउंट करेंगे K प्लस 2 है, यहां पर Al प्लस 3 2 है, तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ो तो कितना हो गया 8, चाहे पॉजिटिव चार्ज जोड़ लो नेगेटिव जोड़ लो कितना आ जाएगा एन फैक्टर यहां पर 8। इतना क्लियर है सबको। अब देखिए बेसिकली बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें, वैसे बहुत इजी है निकालना, इस तरीके से निकालना, एन फैक्टर निकालना बहुत इजी है। ठीक है, बाकी देखो अगर मैं आपको ट्रिक की बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं एक सादे सिंपल ट्रिक की, अगर मैं बात करूं यहां पर सादे सिंपल ट्रिक की, तो देखो बेसिक सी ट्रिक है, यहां पर बहुत प्यारी सी ट्रिक है, इससे आप तुरंत बता सकते हैं। तो ट्रिक क्या है यहां पर, अगर मान लो कोई सॉल्ट है मेरे पास में AXBY, कोई सॉल्ट है AXBY, तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, यहां का एन फैक्टर क्या होगा x मल्टीप्लाई वाई, यहां का जो एन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई वाई। तो यही तरीका, यही ट्रिक अगर आप यहां लगाएंगे तो भी सेम आंसर आएगा, और बेसिकली आप वैसे करते हैं जैसे मैंने आपको बताया तो भी सेम आंसर आएगा, चाहे ट्रिक से करिए या मेरे वाले मेथड से करिए। मेथड और भी हो सकते हैं लेकिन सबसे इजी मेथड मैंने आपको बता दी है, मेथड नंबर यहां है, ठीक है, और यहां पर ट्रिक है। आए बस में, तो इतना कर लेंगे आप, इतना कर लेंगे। यहां पर x है, थोड़ा हैंग हो रहा है पैनल, ठीक है, इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे तो अब हम आगे चलते हैं, इतना कर लेंगे तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। तो चाहे मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, दोनों का सेम फंडा है। मैं अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी सिखा दूंगा तो सेम टू सेम आपको वही चीज अप्लाई करनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो देखो यहां पर होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूं, इफ डाइल्यूशन इंक्रीजेज, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता हूं तो आपको पता है कि जब डाइल्यूशन इंक्रीज होता है, बार बार बता चुका हूं, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, यहां पर डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज।
डायल्यूशन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज। और जब डायल्यूशन बढ़ाते हैं हम, तो डायल्यूशन का मतलब क्या होता है? डायल्यूशन बढ़ाने का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, ऊपर से क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। और पानी क्या होता है? माध्यम होता है, मीडियम। ठीक है, तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मीडियम डालेंगे, तो आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स के बीच में या कैटायन एनायन के बीच में जब मीडियम आ जाएगा, तो वो मीडियम उस अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देगा, उन कैटायन और एनायन को दूर ले जाएगा या अट्रैक्शन फोर्स कम कर देगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो आप जानते हैं आयंस का जो फ्री मूवमेंट है या आयंस की जो मोबिलिटी है, गतिशीलता है, वो इंक्रीज हो जाएगी, गतिशीलता बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब मोबिलिटी बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ओनली किससे लगता है? अट्रैक्शन इन बिटवीन कैटायन और एनायन से लगता है। और जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जब कम होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा, यहां पर रेजिस्टेंस जब कम होता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो यहां पर दो केस है, एक्चुअल में यहां पर दो केस है। पहला केस क्या है? केस 1 है, पहला यहां पर है केस नंबर 1, पहला है केस नंबर 1, केस नंबर 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए, जो बेसिक फंडा मैंने आपको बताया है, डायल्यूशन इंक्रीज करने पर क्या होता है? डायल्यूशन इंक्रीज करने पर कैटायन और एनायन अट्रैक्शन इन बिटवीन कैटायन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन इन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो हम क्या जान चुके हैं, यहां पर पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? निगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्शन है। अगर मान लीजिए बीच में यहां मीडियम आ जाएगा, बीच में यहां पर क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा यहां पर मीडियम, बीच में यहां पे क्या आ जाएगा? इनके मीडियम, यहां पर क्या आ गया? मीडियम। ठीक है, तो ड्यू टू मीडियम अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, और जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स किस लिए कम हो रहा है? ड्यू टू मीडियम या फिर वाटर। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स जब कम होता है तो मोबाइलिटी क्या होती है? मोबाइलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगी? मोबाइलिटी यानी गतिशीलता, मोबाइलिटी ऑफ आयंस, कैटायंस और एनायंस, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जब मोबाइलिटी इंक्रीज होती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है डिक्रीज। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस हो जाएगी इंक्रीज। कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इतना सबको क्लियर है? सबको इतना क्लियर है? अरे इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है तो नेक्स्ट हम अगला केस पढ़ते हैं, केस नंबर 2। तो नेक्स्ट है केस नंबर 2। नेक्स्ट है केस नंबर 2, इफेक्ट ऑफ डायलेशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में देखा था,
वे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइजेशन दिखाते हैं, जो 100% आयोनाइज हो जाएंगे, उनको तो बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वे इलेक्ट्रोलाइट्स जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद में 100% नहीं टूटते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, तो देखो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, अगर हम देखें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इफ डाइल्यूशन इंक्रीज कर दें, हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे अगर हम, तो आप जानते हो डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है? कम। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर अभी आपने देखा था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कि कैटायन और एनायन के बीच में मीडियम आने से कैटायन एनायन दूर हो जाते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, और जब अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो मोबिलिटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो सेम केस ही यहां पे होगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा यहां पर क्या होगा? यहां पर भी क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्शन इन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ड्यू टू मीडियम। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज और होगी यहां पर एक थिंग और होगी। ये थिंग तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी थी और यही थिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट में लगेगी, नंबर 1। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक चीज और लगेगी। हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयोनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो 100% आयोनाइज होता है, ताकि चाहे कोई सी भी कंसंट्रेशन हो, कंसंट्रेशन ज्यादा हो या कम हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा 100% आयोनाइज होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स 100% आयोनाइज नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम मीडियम मिलाएंगे, मीडियम ऐड करेंगे, पानी डालेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो कैटायन और एनायन के बीच में मीडियम लगातार बढ़ता रहेगा, और जब मीडियम लगातार बढ़ता रहेगा तो यहां पर आयोनाइजेशन की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। हम पढ़ते हैं डाइल्यूशन बढ़ाने पर, सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में क्या पढ़ते हैं कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा जो है जो विजन की मात्रा जो है वो यहां पर इंक्रीज होता है। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन यहां पर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ये हम कहां जानते हैं? जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डायलेशन का लॉ, ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, हम वहां पढ़ते हैं ओस्टवाल्ड डायल्यूशन का लॉ। वो क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू अल्फा बराबर क्या होता है? के ए अपॉन सी। के ए अपॉन क्या होता है? के ए अपॉन होता है सी, और सी यहां पर क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो देखो डायल्यूशन बढ़ाने पर, डायल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं यहां पर, तो डायल्यूशन बढ़ाने पर क्या होता है? यहां पर डायल्यूशन अगर हम बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन होगी डिक्रीज, और जो अल्फा है, अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा या फिर आयोनाइजेशन की मात्रा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये यहां पर इंक्रीज होगी। तो जब ये यहां पर इंक्रीज होगी तो नए आयंस उत्पन्न होंगे। जैसे जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में पानी मिलाते जाओगे, वाटर ऐड करते जाओगे, डायल्यूशन बढ़ाते जाओगे, तो यहां पर हमें न्यू आयंस प्राप्त होंगे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ न्यू आयंस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ न्यू आयंस यहां पर क्या होंगे? वो भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। नंबर ऑफ न्यू आयंस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। तो देखो जब ये दोनों इफेक्ट एक साथ लगेंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगी? यहां पर क्या होगा? यहां पर दो इफेक्ट लेंगे। एक तो देखो नंबर 1 मोबाइलिटी इंक्रीज होगी, मोबाइलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, और नंबर दो क्या है? नंबर ऑफ आयंस
नंबर ऑफ न्यू आयंस फॉर्मेशन, नंबर ऑफ न्यू आयन फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डायलेशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ आयंस। और जब नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ओनली एक फैक्टर मोलर कंडक्टेंस बढ़ाना था, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो दो फैक्टर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो यहां पर मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। स्टार्टिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जबकि वीक की स्टार्टिंग में मोलर कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंप्लीट आयन होता है 100% आयनाइज, लेकिन वीक कम आयन होता है, कम आयन होंगे तो कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम डायल्यूशन बढ़ाएंगे तो ऑन डायल्यूशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, वीक में भी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है ऑन डायल्यूशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग में तो कम बढ़ेगी, लेकिन और वीक में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर दो दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग में ओनली एक फैक्टर काम करता है ऑन डायल्यूशन, लेकिन वीक के अंदर ऑन डायल्यूशन दो दो फैक्टर एक साथ लग रहे हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और जब बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी तो अगर हम यहां पर ग्राफ बनाएं, अगर हम यहां पर ग्राफ बनाएं, ग्राफ, अगर हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करें, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ in between lambda m versus concentration, lambda m versus concentration। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो एक बार, ग्राफ यहां पर कैसे बनेगा वो देखिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, ग्राफ बनाएंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यहां पर देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। ये वाला एक्सिस है लैम्डा एम के लिए, और ये वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस है कंसंट्रेशन के लिए। ये वाला एक्सिस है कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए जैसे जैसे हम डायलेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होती है, और कंसंट्रेशन कम होने पर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है। तो देखो स्टार्टिंग के अंदर मान लीजिए मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्टार्टिंग में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइज्ड है, 100% आयोनाइज्ड है, तो इसलिए स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्टेंस ज्यादा होता है, तो यहां पर पॉइंट मिलेगा। और जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करेंगे या डायलेशन बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ग्राफ ऊपर चलता जाएगा, वैसे वैसे ग्राफ ऊपर चलता जाएगा, ऐसे पॉइंट्स आएंगे, और इन पॉइंट्स को हम मिलाते हुए आगे लेके जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी रेखा मिलेगी हमें यहाँ पर, ठीक है, और ये लाइन यहाँ पर जाके मिल जाएगी, ठीक है, जिस पॉइंट को ये टच करेगी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, जिस पॉइंट को यहां पर ये टच कर रही है, तो यहां पर क्या हुआ है कि कंसंट्रेशन जीरो हो गई है, यहां पर ये रूट पॉइंट है, मूल बिंदु, तो यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो गई है, जीरो। और कंसंट्रेशन जीरो कब हो गई, जब हमने वाटर बहुत ज्यादा ऐड कर दिया, मतलब डायल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट। कंसंट्रेशन जीरो कब होती है, जब बहुत सारा पानी ऐड कर देंगे, बहुत सारा मीडियम ऐड कर देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, और कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, डायल्यूशन यहां पर क्या है, इनफाइनाइट।
और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर या जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कंडक्टेंस क्या आती है, मैक्सिमम आती है। यहां पर ये क्या है, ये यहां पर क्या है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है मैक्सिमम लैम्डा एम या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। और इस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। यहां पर क्या है, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यही हम बात करें लैम्डा एम जीरो, तो इस मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा एम इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। यहां पर इनफाइनाइट क्या है, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जीरो का मतलब यहां पे होता है कि कंसंट्रेशन जीरो है, उसके ऊपर लैम्डा एम, मतलब यहां पर एक जीरो क्या है, लैम्डा एम या मैक्सिमम लैम्डा एट जीरो कंसंट्रेशन। तो जीरो कंसंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मतलब बहुत ज्यादा हम पानी मिला देंगे, वाटर ऐड कर देंगे, तो उस समय मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम मिलेगी। क्यों मिलती है यहां पर मैक्सिमम, तो रीजन क्या है, यहां पर रीजन क्या है मैक्सिमम का, अरे मैक्सिमम लैम्डा एम मैक्सिमम का रीजन क्या है, मैक्सिमम का रीजन क्या है, यहां पर रीजन क्या है, तो यहां पर रीजन सीधा सा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा कि बहुत सारा मीडियम ऐड हो चुका है, कैटायन और एनायन के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि आयंस जो है मीडियम आने से इतने दूर चले जाएंगे कि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगने वाला जो था वो अब यहां पर जीरो हो चुका है। कब जीरो हो चुका है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है। तो यहां पर क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अट्रैक्शन फोर्स in between positive and negative ion become zero, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। आया बात समझ में। तो अट्रैक्शन फोर्स इनफाइनाइट डायलेशन पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, जीरो होता है। और जब जीरो हो जाएगा तो आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल कम, और कंडक्टेंस बिल्कुल हाई। आई बात समझ में। ग्राफ का मतलब समझ में आया। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डायलेशन। अब हम यहां पर देखते हैं इफेक्ट ऑफ डायलेशन, ग्राफ ऑफ डायल्यूशन। अब ये ग्राफ हम पढ़ते हैं, ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखिए, सुनिए मेरी बात, अगर यही ग्राफ मैं ड्रॉ करूं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, तो यहां पर लैम्डा एम इस एक्सिस पर और यहां पर हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि स्टार्टिंग अगर मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है क्योंकि 100% आयनाइज होता है, लेकिन
वीक इलेक्ट्रोलाइट में 100% आयनाइज नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी बिल्कुल कम होगी। ये देखिए बिल्कुल कम है, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी है बिल्कुल कम। लेकिन जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करेंगे, डायरेक्शन बढ़ाएंगे, डायरेक्शन बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन कम करेंगे, तो अब देखो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन अचानक से बढ़ेगी, लेकिन अचानक से बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ रही थी लेकिन स्ट्रेट लाइन, यहां पर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी अचानक से। ये ग्राफ जो है अचानक से बढ़ने का है, और अचानक से बढ़ते बढ़ते कहां चली जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पर। तो यहां पर इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर जो लैम्डा एम है, इनफाइनाइट डायल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। लैम्डा एम जो है क्या हो गया, मैक्सिमम। और इस मैक्सिमम को वही हम बोलते हैं, पीछे बता दिया मैंने, लैम्डा एम इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, या फिर हम बोलते हैं लैम्डा एम जीरो। जीरो का मतलब लैम्डा एम एट जीरो कंसंट्रेशन, कि यहां पर मैक्सिमम है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सबको। क्योंकि देखो यहां पर दो फैक्टर लगे थे, एक तो अट्रैक्शन फोर्स कैटायन एनायन के बीच में कम हो रहा था, वो तो स्ट्रॉन्ग में भी कम हो रहा था और वीक में भी कम हो रहा है। आया बात समझ में, ध्यान से सुनना। वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग में भी अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कम हो रहा था, वीक के अंदर भी सेम यही कंडीशन लग रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है वो ओनली वीक में लग रही है, स्ट्रॉन्ग में नहीं लग रही थी। वीक में क्या लग रहा था, वीक में आयोनाइजेशन बढ़ रहा था, ऑन डायल्यूशन या डायरेक्शन इंक्रीज करने पर आयोनाइजेशन बढ़ रहा था। तो जब दो फैक्टर एक साथ लग रहे थे तो ये ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ेगा। इतना क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग में तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, सॉरी स्ट्रॉन्ग में कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन वीक के अंदर एकदम से बढ़ती है। स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग का कंडक्टेंस ज्यादा होता है, वीक का कम होता है, लेकिन ऑन डायल्यूशन डायरेक्शन इंक्रीज करने पर स्ट्रॉन्ग में कंडक्टिविटी कम बढ़ेगी लेकिन वीक में ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर दो फैक्टर एक साथ लग रहे हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अब हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक बार क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आज हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे जेई मेंस लेवल, जेई मेंस और एडवांस लेवल के। देखिए पहला न्यूमेरिकल है आपके यहाँ पे सामने दिख रहा है सबको, स्क्रीन पे नंबर 1 न्यूमेरिकल दिख रहा है सबको। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल containing 0.1 molarity KCl solution at 298 Kelvin is 1750 ohm. If the conductivity of 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.152 गुणा 10⁻³ Simon centimeter inverse, then the cell constant of the cell is will be क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है हमें। जेई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिया क्या है। तो देखो क्या क्या चीज गिवन है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज गिवन है, क्या क्या चीज गिवन है यहाँ पे। तो देखो एक तो हमें दी गई है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आर बराबर क्या दे रखा है हमने, आर बराबर दे रखा है 1750 ओम। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 सॉल्यूशन एट, अब देखो सुनो मेरी बात, यहां पर बोला है, देखो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोला है, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस दे रखा है, ठीक है। कंडक्टेंस कितना दे रखा है, इतना। लेकिन जब इसके हम यूनिट देखेंगे, ये यूनिट किसकी होती है, ये साइमन गुणा सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट कंडक्टेंस की नहीं होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की होती है। तो यही क्वेश्चन में फंसते हैं। लिख रहा है यहां पर कंडक्टिविटी, लेकिन एक्चुअल में दिया क्या है, यहां पर हमें वैल्यू दी गई है यहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। और ये हम कैसे पहचानेंगे, ये हम पहचानेंगे यहां पर दी गई यूनिट से। तो यहां पर क्वेश्चन वाला फंसाता है आपको,
एग्जामिनर पेपर में फंसाता है तो यूनिट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग हम पहचान गए यहाँ पर ये कंडक्टेंस नहीं है बल्कि क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जो कितना है 0.152 गुणा 10⁻³ साइमन गुणा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा है सेल कांस्टेंट पूछा है आपसे, यहां से पूछा क्या है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, आपसे यहां पर पूछा है सेल कांस्टेंट, मतलब L/A होता है सेल कांस्टेंट, ये आपसे पूछा है यहां पर। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या था, K बराबर था कंडक्टिविटी गुणा L/A। ठीक है, तो K यहां पर कितना है, K यहां पर है तो K तो दे रखा है आपको, कंडक्टेंस भी रखा आपको। तो आप जानते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, यहां पर जो C कंडक्टेंस है वो क्या होता है 1/R, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टेंस, तो 1/R गुणा L/A। और यहां पर फिर क्या बन जाएगा, यहां पर L/A इज इक्वल टू आ जाएगा K गुणा R। ठीक है, और L/A बराबर क्या आ जाएगा, K कितना है, यहां पर K दे रखा है हमें, कितना है K दे रखा है 0.152 गुणा 10⁻³ गुणा R कितना दे रखा है 1750। तो यहां पर कितना आ जाएगा, फिर इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी 266 गुणा 10⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा यहां पर आंसर क्या है, हमारा आंसर यहां पर क्या है, यहां पर जो आंसर पूछा है वो क्या है 266। इतना क्लियर है, आंसर यहां पर क्या होगा 266। इतना क्लियर है सबको, इतना क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या दे रखा है, इफ द कंडक्टिविटी ऑफ मरकरी एट 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कंडक्टिविटी। अब देखो यहां पर कंडक्टिविटी दे रखी है लेकिन इसका यूनिट कितना है, साइमन गुणा मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट किसकी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की होती है यूनिट। तो यहां पर C नहीं K दे रखा है 1.07 गुणा 10⁻6 साइमन गुणा मीटर इनवर्स। दूसरा क्या दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग मरकरी, रेजिस्टेंस दे रखा है R बराबर कितना दे रखा है, R बराबर है 0.243 ओम। फिर तीसरी चीज क्या दे रखी है हमें, then the cell constant of the cell is, the cell constant पूछा है आपसे, सेल कांस्टेंट L/A पूछा है आपसे यहां पर। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन हम, तो फॉर्मूला आपको पता है, K बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस K बराबर होता है C मतलब कंडक्टेंस गुणा L/A। पैनल हो रहा हैंग हो रहा है इसलिए अभी आ जाएगा, यहाँ पे जो गायब हो गया, ठीक है लिखा हुआ गायब हो जाता है, बाद में आता है। अब देखो L/A यहां पर C नहीं दे रखा हमको, क्या दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है, C की जगह हमें यहाँ पे क्या दे रखा है रेजिस्टेंस। तो K बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा 1/R गुणा L/A। और यहां से L/A क्या हो जाएगा K गुणा R, और L/A बराबर K कितना है यहाँ पर, K दे रखा है हमें 1.07 गुणा 10⁻6 गुणा R कितना है 0.243। और जब इसको आप सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे, मैं तो कर नहीं पाऊंगा इतनी कैलकुलेशन यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम,
26 गुणा 10⁻⁴ मीटर इनवर्स। तो यहां पर आंसर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, यहां पर x बराबर आ गया 26 x बराबर क्या आ गया 26। कर लेंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या चीज गिवन है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, विद द सेल कांस्टेंट, वो सेल कांस्टेंट दे रखा है हमें L/A जो है हमें यहां दे रखा है 1.14 सेंटीमीटर इनवर्स, कंटेनिंग इज, देखो रेजिस्टेंस भी दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस कितना है यहां पर, R बराबर कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस है 1500 ओम। इसके अलावा क्या दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, सब मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछा है यहां से आपसे क्या पूछा है, लैम्डा एम पूछा है। तो देखो लैम्डा एम हम जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला पता है, K गुणा 1000। लैम्डा एम पता है सबको क्या होता है, लैम्डा एम बराबर होता है K गुणा 1000 अपॉन एम। मोलरिटी भी आपको दे रखी है, देखो यहाँ पर मोलरिटी जो है वो क्या दे रखी है आपको, मोलरिटी भी आपको दे रखी कितनी है, KCl की मोलरिटी है 0.001 एम, ठीक है। तो देखो यहां पर हमें मोलरिटी दे रखी है, K नहीं दिया हुआ और लैम्डा एम निकालना है, तो K हम इनके थ्रू निकालेंगे। अगेन पहले कर चुके हैं, K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है C गुणा L/A, और K बराबर क्या हो जाएगा, C भी नहीं दे रखा, R दे रखा है, तो 1/R होता है गुणा L/A, और यहां से क्या आ जाएगा सर, यहां से L/A क्या आ जाएगा, K गुणा R, L/A नहीं निकालना हमें, क्या निकालना है, यहां पर तो K ही निकालना है हमें, यहां पर हमें K निकालना है। तो K बराबर क्या आ जाएगा, 1/R कितना है 1500 गुणा L/A कितना रखा है 1.14, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास में K, ये तो हमारे पास में क्या आ गया K। और जब K आ जाएगा हमारे पास में तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, K गुणा 1000 अपॉन एम। तो K तो डालेंगे हम यहां से, और m की वैल्यू पता है हमें, m कितना है, यहां पर m दे रखे है आपको ये 0.001 m। तो ये जब आप डाल के निकालेंगे तो यहां पर मैं डायरेक्ट आंसर ले देता हूं, तरीका मैंने आपको सबको बता दिया। यहां पर आपका आंसर आएगा 760, यहां पर आपका आएगा 760, ठीक है। और यूनिट कितनी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी मेरी यहां पर साइमन गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या मोल इनवर्स। तो ये आ जाएगा मेरा यहां पर आंसर। तो इतना कर लेंगे आप यहां पर, कोई दिक्कत किसी को, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, रिलेशन निकाल के आप कुछ भी निकाल सकते हैं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.15 m CSC COOH एंड 0.015। देखो यहां पर एसिटिक एसिड है और NaOH है। एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी कितनी है 0.15, सॉरी 0.015 है। यहां पर थोड़ा सही करना, यहां पर कंसंट्रेशन कितनी है, यहां पर कंसंट्रेशन है 0.015 m है, बाय मिस्टेक कर दी मैंने, लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहां पर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी कितनी है 0.015 m, NaOH बेस की भी कितनी है 0.015 m, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है यहां पर।
और फिर क्या बोल रहा है, आर मिक्स्ड इफ रिजल्टेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी कितनी आ रही है 6.3 गुणा 10⁻⁴, देन फाइंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हमें मोलर कंडक्टेंस यहां पर निकालना है। तो देखो क्या होगा, यहां पर एसिड है और बेस है। यहां पर आपको क्या दिया है, यहां पर एक तो एसिड है CH3 COOH एसिटिक एसिड एसिड है, और NaOH बेस है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो बताइए क्या बनाते हैं, CH3 COONA प्लस H2 बनाता है। H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका तो इफेक्ट लगेगा नहीं, क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि इनकी एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, इतनी, बेस की भी उतनी है, तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। और क्या बोल रहा है, इक्वल वॉल्यूम मिक्स हो रहे हैं। आया समझ में। तो देखो हम क्या जानते हैं, यहां पर हम जानते हैं मोलरिटी बराबर क्या होती है, मोलरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स N अपॉन वॉल्यूम, M बराबर N अपॉन V होता है। तो देखो यहां पर अगर हम N निकालें, इसका अगर मान लो मैं N निकालूं, इसका N कितना आ जाएगा, अरे N कैसे निकालोगे, N बराबर क्या हो जाएगा M गुणा V, इसका N M गुणा V, और कितना हो जाएगा फिर इसका वॉल्यूम, इसका V मान लो, यहां पर दोनों के समान वॉल्यूम एक समान, तो M कितना है इसका है 0.015 ये M है, और V कितना हो जाएगा, V मान लिया हमने। तो इनिशियली मोल इसके इतने हैं, इसके इनिशियली नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, इसके भी कितने हो जाएंगे, 0.015 V। स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रिएक्शन नहीं है। तो ये जब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, ध्यान सुना, जब ये रिएक्शन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, क्योंकि जितने मोल एसिटिक एसिड के हैं उतने ही मोल बेस के हैं, तो जब मोल बराबर होंगे तो यहां पर क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन या पूर्ण उदासीकरण होगा, तो ये बचेगा यहां पर 0, ये भी कितना बचेगा 0, और ये कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, जितना ये रिएक्ट करेंगे उतना ये बनता है, ये और ये, तो ये कितना अपीयर हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स N बराबर हो जाएंगे कितने 0.015 V। तो सोडियम एसिटेट के मोल कितने हो गए 0.015 V। तो ये तो खत्म हो गए, ये तो न्यूट्रल हो गए। अब सॉल्यूशन के अंदर फाइनल प्रोडक्ट क्या बचा है, फाइनल प्रोडक्ट ओनली ये बचा है सोडियम एसिटेट, ये नहीं है, ये पूरे रिएक्ट करके और बना लिए। तो देखिए एसिटिक एसिड की सोडियम एसिटेट की अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर अब क्या बचा है, ओनली सॉल्यूशन के अंदर ओनली क्या बचा है सोडियम एसिटेट, इसकी कंसंट्रेशन मैं निकालूं, ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट की मैं कंसंट्रेशन निकालूं या मोलरिटी निकालूं, ठीक है, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी बताओ, इसकी मोलरिटी या मोलरता कितनी कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स, सोडियम एसिटेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.015 गुणा V, और टोटल वॉल्यूम कितना है, अरे वॉल्यूम कितना है, इसका V वॉल्यूम माना था, इसका भी V वॉल्यूम माना था, दोनों के बराबर वॉल्यूम थे, तो इसका भी V मान लिया, इसका भी V मान लिया, तो यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V प्लस V, और बराबर क्या आएगा, यहां पर बराबर आएगा 0.015 गुणा V अपॉन 2V, और V से V गया तो क्या बच गया, यहां पर बच गया 0.015 अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी मोलरिटी आ जाएगी मोल पर लीटर। सोडियम एसिटेट की मोलरिटी कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास में 0.015 अपॉन 2। अब देखिए हमें यहां निकालना क्या है, हमें यहां पर निकालना है
मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए हमें के भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? के, सॉरी दे रखा है के यहां पर दे रखा है। तो के यहां पर क्या है? गिवन है, गिवन यहां पर के जो है गिवन है, यहां पर गिवन है के कितना है, कितना गिवन है? यहां फिर से यहां पर आपको फिर से फंसा दिया। कंडक्टेंस बोल रहा है लेकिन यूनिट किसकी है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, साइमन गुणा सेंटीमीटर इनवर्स ये यूनिट होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो के बराबर कितना दे रखा है? 6.3 गुणा 10 - 4 साइमन गुणा सेंटीमीटर इनवर्स। और लैम्डा एम हम जानते हैं कैसे निकालते हैं? लैम्डा एम हम जानते हैं कैसे निकालते हैं? के गुणा 1000 अपॉन एम। एम हमें हमने निकाल लिया। सोडियम एसीटेट का मोलरिटी कितनी आ गई? इतनी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 के की वैल्यू 6.3 गुणा 10 - 4 गुणा 1000 अपॉन एम कितना आ गया हमारे पास में? 0.015 अपॉन 2। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में हमें मिलेगा 84। यहां पर आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहां पर मिलेगा 84, ठीक है, साइमन गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। बिल्कुल इजी था, दिखने में भले ही टफ हो। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, नई कंसेप्ट बनाओगे। आए बात समझ में? प्रैक्टिस से ही नई कंसेप्ट बनती है। छोटे लेवल्स के क्वेश्चन निकालोगे तो बड़े लेवल के क्वेश्चन लगते हैं। यहाँ पे मैंने आज आपको सारे बड़े लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, क्योंकि ये जब समझ में आ जाएंगे तो आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना, थोड़ा समझना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना काफी। फिर हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, नई टॉपिक के साथ में। तो सभी को धन्यवाद।